और दोस्तों आज है 23 नवंबर 2025 और आज के न्यूज़ से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे सभी को विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, वित्तीय ऑडिट के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भारत के किस शहर में खोला जाएगा? सही आंसर हैदराबाद, ऑप्शन सी हैदराबाद। दोस्तों हैदराबाद में वित्तीय ऑडिट के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोला जाएगा। बात करें दोस्तों इसके उद्देश्य का, तो यह सरकारी विभागों और एजेंसियों में वित्तीय ऑडिट के तरीकों को बेहतर बनाएगा। यह केंद्र ऑडिट प्रक्रियाओं में नवाचार, अनुसंधान और पेशेवर विकास को बढ़ावा देगा। इसका लक्ष्य है ऑडिटिंग में उच्च गुणवत्ता वाले तरीकों को मानकीकृत करना और उन्नत कौशल विकसित करना। यह केंद्र पारंपरिक नमूना आधारित ऑडिटिंग से हटकर बड़े डेटा सेंटर विश्लेषण की ओर बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह भारत की ऑडिट व्यवस्था को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह वित्तीय पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ाने में मदद करेगा। यह केंद्र भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के सार्वजनिक ऑडिटिंग पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने के प्रयासों का हिस्सा है। दोस्तों इस केंद्र की स्थापना की घोषणा नवंबर 2025 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के उप महालेखा परीक्षक AM बजाज द्वारा की गई थी। यह घोषणा 32वें महालेखाकार सम्मेलन के दौरान की गई है। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत के CAG के अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने नए श्रम संहिताओं लेबर कोड्स को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है? सही आंसर है 4, ऑप्शन सी 4। दोस्तों केंद्र सरकार ने हाल ही में 4 नए श्रम संहिताओं को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है। यह ऐतिहासिक सुधार 21 नवंबर 2025 से प्रभावी हो गए हैं, जिन्होंने 29 पुराने केंद्रीय श्रम कानूनों की जगह ले ली है। दोस्तों लागू की गई 4 संहिताएं इस प्रकार है। पहला, मजदूरी संहिता 2019, द कोड ऑन वेजेज 2019। यह मजदूरी, बोनस भुगतान और समान पारिश्रमिक से संबंधित कानूनों को एकीकृत करती है। दूसरा है औद्योगिक संबंध संहिता 2020, द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। यह ट्रेड यूनियनों, रोजगार की शर्तों और औद्योगिक विवाद समाधान से संबंधित कानूनों में संशोधन करती है। तीसरा है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज सुनिश्चित करना और इसमें पहली बार गीग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को शामिल किया गया है। चौथा है व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता 2020, द ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। यह कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति से संबंधित 13 पुराने कानूनों को सरल बनाती है। दोस्तों भारत में पहले श्रमिकों और कंपनियों के लिए 29 अलग अलग केंद्रीय कानून थे, जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम। ऐसे ही कई प्रकार के इस तरह के कानून थे। इन सभी अलग अलग कानूनों को समझना और उनका पालन करना और लागू करना गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने सभी को मिलाकर एक जगह बना दिया है और 4 कानून ऐसे ही बना दिया है। 29 की जगह अब केवल 4 कानून कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार नामित किया गया है? सही आंसर है स्विट्जरलैंड और आयरलैंड, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। दोस्तों हॉर्नबिल महोत्सव 2025 में साझेदार देश के रूप में 6 देशों को नामित किया गया है, जिसमें शामिल है यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, माल्टा और फ्रांस। दोस्तों हॉर्नबिल महोत्सव को अक्सर फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स यानी कि त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। यह हर साल नागा हेरिटेज विलेज किसामा में आयोजित किया जाता है, जो नागालैंड की राजधानी कोहिमा से
लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पारंपरिक रूप से हर साल 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित होता है, जो नागालैंड के राज्य दिवस के साथ मेल खाता है। दोस्तों, इस महोत्सव का उद्देश्य है नागालैंड की समृद्धि और विविध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना, संरक्षित करना और पुनर्जीवित करना तथा अंतरजातीय मेल जोल को प्रोत्साहित करना। दोस्तों, इसका नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है, जिसे नागा संस्कृति में बहुत ही आदरणीय माना जाता है और यह भव्यता व सतर्कता का प्रतीक है। दोस्तों, पहली बार हॉर्नबिल महोत्सव 2000 ईस्वी में मनाया गया था। इसका आयोजन नागालैंड सरकार के पर्यटन और कला संस्कृति विभागों द्वारा किया जाता है। यह नागालैंड का सबसे बड़ा पर्यटन कार्यक्रम है, जिसमें सभी 17 प्रमुख नागा जनजातीय भाग लेता है। इसमें पारंपरिक नृत्य, लोक संगीत, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन और पारंपरिक नागा कुश्ती एवं तीरंदाजी जैसे खेल शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में होने वाले कोप 31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर तुर्की, ऑप्शन सी तुर्की। दोस्तों, 2026 में होने वाले कोप 31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी तुर्की करेगा। इस समझौते के अनुसार तुर्की सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया जलवायु वार्ता का नेतृत्व करेगा। दोस्तों, बात करें COP यानी कि कोप क्या है? इसका अर्थ है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला एक निकाय है। दोस्तों, COP की बैठक हर वर्ष आयोजित की जाती है। इसमें सदस्य देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के मौजूदा उपायों की समीक्षा करते हैं, नए निर्णय, समझौते और लक्ष्य निर्धारित करते हैं। दोस्तों, 2025 में कोप 30 का आयोजन कहाँ हुआ है? ब्राज़ील बेलम में। ब्राज़ील के बेलम में कोप 30 का आयोजन अभी चल ही रहा है। वहीं पर यह निर्णय लिया गया है कि कोप 31 का आयोजन कहाँ होगा? तुर्की के अंताल्या में। और यहाँ पर यह भी निर्णय लिया गया है कि कोप 32 यानी कि जो 2027 में कोप 32 होगा वह कहाँ पर होगा? तो वह होगा इथियोपिया के अदीस अबाबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर फातिमा बॉस, ऑप्शन बी फातिमा बॉस। दोस्तों, मेक्सिको की फातिमा बॉस ने 2025 का मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, मेक्सिको की फातिमा बॉस फर्नांडिस को 21 नवंबर 2025 को थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का ताज पहनाया गया। दोस्तों, भारत की मोनिका विश्वकर्मा ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, लेकिन वह टॉप 12 में भी जगह नहीं बना पाई। डेनमार्क की पूर्व मिस यूनिवर्स विक्टोरिया केजर थेलविक ने फातिमा बॉस को ताज पहनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन सा देश बना है? सही आंसर सेशेल्स, ऑप्शन बी सेशेल्स। दोस्तों, कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का नया सदस्य देश सेशेल्स को बनाया गया है। यह निर्णय 20 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक के दौरान लिया गया। इस बैठक में सेशेल्स को 6ठा पूर्ण सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया है। दोस्तों, बात करें कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, यह हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सदस्य राष्ट्रों को प्रभावित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय खतरों जैसे आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटना, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और संयुक्त पहल के माध्यम से व्यवहारिक सहयोग को गहरा करना। दोस्तों, बात करें इसकी शुरुआत 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच एक त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग के रूप में की गई थी। 2020 में इसे पुनर्जीवित और उन्नत किया गया और इसका नाम बदलकर कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव रखा गया। दोस्तों, कॉन्क्लेव का एक अस्थायी सचिवालय भी है जो श्रीलंका के कोलंबो में स्थित है। दोस्तों, वर्तमान में कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में टोटल 6 देश हैं: भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, बांग्लादेश और हाल ही में बना है सेशेल्स। टोटल 6 देश पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किससे सम्मानित किया गया है?
सही आंसर मिशेल बैचलेट को, ऑप्शन बी मिशेल बैचलेट को। दोस्तों यह पुरस्कार चिली के पूर्व उपराष्ट्रपति वेरोनिका मिशेल बैचेलेट जेरिया को प्रदान किया गया है। वह चिली की पहली और एकमात्र महिला राष्ट्रपति थी और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में भी कार्य किया है। दोस्तों मिशेल बैचलेट को मानवाधिकारों, लैंगिक समानता और विश्व भर में शांति और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के उनके आजीवन समर्पण के सम्मान में यह पुरस्कार दिया गया। अपने शुरुआती जीवन में उत्पीड़न और निर्वासन का सामना करने के बावजूद उन्होंने लगातार कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महिला की संस्थापक निदेशक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लैंगिक समानता के लिए काम किया। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शिक्षा, कर और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में दूरगामी सुधार किए, जिससे महिलाओं और बच्चों जैसे कमजोर वर्गों को लाभ हुआ। दोस्तों यह पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में 1986 में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए रचनात्मक प्रयास किए हैं। दोस्तों इसमें 25 लाख का मौद्रिक पुरस्कार, एक ट्रॉफी और एक प्रशस्ति पत्र शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व टेलीविजन दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर 21 नवंबर, ऑप्शन बी 21 नवंबर। दोस्तों विश्व टेलीविजन दिवस प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 नवंबर 1996 को इस दिवस के रूप में नामित किया था, क्योंकि 21 नवंबर 1996 को ही पहले विश्व टेलीविजन फोरम का आयोजन किया गया था। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में घोषित किया। यह निर्णय 17 दिसंबर 1996 को पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से लिया गया था। इसी वर्ष 21 और 22 नवंबर 1996 को संयुक्त राष्ट्र ने पहले विश्व टेलीविजन फोरम का आयोजन किया था, जहां दुनिया भर में मीडिया विशेषज्ञ टेलीविजन के बढ़ते महत्व पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए थे। दोस्तों यह दिवस टेलीविजन के आविष्कार का जश्न मनाने के लिए नहीं मनाया जाता है। यह जनमत को प्रभावित करने, संचार को बढ़ावा देने और वैश्विक समझ को बढ़ाने में टेलीविजन की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के अनुसार राज्यपालों द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने के लिए क्या समय सीमा तय की गई है? सही आंसर है कोई समय सीमा नहीं है, ऑप्शन सी कोई समय सीमा नहीं है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में स्पष्ट किया है कि संविधान के अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए विधेयकों को मंजूरी देने के लिए कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अदालतों के लिए उचित नहीं है कि वह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए ऐसी समय सीमा तय करे। हालांकि कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, लेकिन राज्यपाल अनिश्चित काल तक विधेयकों को रोक नहीं सकते। उन्हें एक उचित अवधि के भीतर निर्णय लेना होगा। अदालत ने जोर देकर कहा कि राज्यपाल का आचरण अवरोधवाद के बजाय सहकारी संघवाद और संवाद की भावना को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि जब कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो उनके पास केवल 3 संवैधानिक विकल्प होते हैं। पहला, सहमति देना, विधेयकों को मंजूरी देना ताकि वह कानून बना सके। दूसरा, सहमति रोकना और लौटाना, असहमति जताना और विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानसभा को वापस भेजना एक संदेश के साथ। तीसरा है राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना, विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया है? सही आंसर है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021, ऑप्शन बी ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 के कुछ प्रमुख प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिया है।
इसका कारण है कोर्ट ने पाया कि केंद्र सरकार ने उन्हीं प्रावधानों को मामूली बदलाव के साथ फिर से लागू किया है जिन्हें जुलाई 2021 में एक अध्यादेश के माध्यम से पहले ही असंवैधानिक ठहराया जा चुका था। न्यायालय ने इसे विधायी ओवरराइड माना और कहा कि यह कदम न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है जो कि संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। दोस्तों, अधिनियम में न्यायाधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष निर्धारित किया गया था। कोर्ट ने अपने पिछले फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि न्यायाधिकरण सदस्यों के लिए कम से कम 5 साल का स्थिर कार्यकाल आवश्यक है ताकि वे बिना किसी कार्यभारी प्रभावों के स्वतंत्र रूप से काम कर सके। अधिनियम में केंद्र सरकार को चयन समिति द्वारा सुझाए गए नामों के पैनल से चुनने की शक्ति दी गई थी जिससे कार्यपालिका का नियंत्रण बढ़ रहा था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 महीने के भीतर एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को स्थापना करने का निर्देश दिया है। यह एक स्वतंत्र निकाय होगा जो न्यायाधिकरणों की नियुक्ति और कामकाज की देखरेख करेगा। तो दोस्तों, ये है आज का क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने केयो नामक AI रेडी पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किया है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों, ये था कल का क्वेश्चन, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा? सही आंसर है जापान, ऑप्शन सी जापान। इस क्वेश्चन का सभी लोगों ने सही जवाब दिया था। तो दोस्तों, यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा? लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।